होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम। और साथ ही प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग भाई, क्योंकि गुड मॉर्निंग बीत चुका है, गुड आफ्टरनून शुरू हो चुका है। तो चलो भाई प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास से जुड़ जाइए और फिर प्यारे बच्चे क्लास को शुरू किया जाए। जैसा कि प्यारे बच्चों हम लोग क्रैश कोर्स का आज जो हम चैप्टर नंबर पढ़ने वाले हो, चैप्टर नंबर 4 है, जिसे हम बोलेंगे रासायनिक बलगति। हम उन प्रश्नों को कवर कर रहे हैं जो हमारे पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो सर पढ़ाएं, जैसे भी आपको पढ़ाया जाए, उस बातों को क्वेश्चन ध्यान रखिएगा और उन बात को अच्छे तरीके से आप लोग हर एक क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों हुआ क्या है ना, इस प्रश्न के लगभग 4 लॉन्ग क्वेश्चन है ना। इस चैप्टर से कुल लॉन्ग क्वेश्चन 4 गो क्वेश्चन है और वो चारों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो प्यारे बच्चों हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि इस लेसन से ज्यादा आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन वो भी फिक्स है। जो क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे उससे बाहर आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ये समझ लीजिए कि आपके पेपर में अगर 3 क्वेश्चन लॉन्ग बनाने के लिए आता है तो वो 3 के 3 क्वेश्चन इतनी ईमानदारी के साथ हम पढ़ाएंगे कि वो 15 नंबर आपके लॉन्ग क्वेश्चन क्रैश कोर्स में कंप्लीट हो जाएंगे। और रही आपको सब्जेक्टिव की, तो उसके लिए भी प्रयास जारी है कि प्यारे बच्चों जो भी जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके 10 के 10 क्वेश्चन। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है प्यारे बच्चों कि जितना क्वेश्चन आपको बताया जाए, जितना आपको समझाया जाए, उन क्वेश्चन पर आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की कोशिश करिएगा। विश्वास मानिए कि आप एक अच्छा अंक प्राप्त करेंगे और आपको मजा भी आएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए भाई सभी प्यारे बच्चे एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे और फिर उसके बाद क्लास को शुरू किया जाए। ठीक ना, सब बढ़िया है ना। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार जुड़े, फिर उसके बाद हम लोग आगे की पढ़ाई को करते रहें। ठीक ना, चलिए एक बार सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे तो फिर उसके बाद क्लास को शुरू किया जाए। तो अमन कुमार केसरी, बिहारी, मनीष कुमार, सलमान, रोहित गुप्ता, शुभम शर्मा, अमरदीप, सोनू कुमार, कुंदन कुमार मौर्य, दिलकुश कुमार, अजीत कुमार, आरिफ अंसारी, रवि कुमार, दिवाकर कुमार, पवन कुमार, आर्यन शर्मा, समीर आलम, चंद्र मोहन, सुमन कुमारी, प्रिंस कुमार, दीपी कुमारी, अजीत, अनीता कुमारी, चंद्रशेखर, सोनू कुमार, रवि शंकर कुमार, आयशा खातून, निधि झा, अमित यादव, कुंदन कुमार, रमन कुमार, निखिल कुमार, बिट्टू यादव, दीपी कुमारी, सोनू, रिया जायसवाल, आलोक कुमार। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून है। तो मेरे प्यारे बच्चे सब एक बार क्लास से जुड़ जाएं, फिर उसके बाद क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। हाँ चलिए भाई सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएं। हाँ देखो प्यारे बच्चों, जो आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं भैया उन पर विशेष फोकस बनाइए, बस हम यही चाहते हैं और इसी के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एक लाइन है प्यारे बच्चों की, अभी संघर्ष का समय है मुझे खामोश रहने दो। अभी संघर्ष का समय है मुझे खामोश रहने दो, जब मैं सफल हो जाऊंगा, जब मैं सफल हो जाऊंगा मेरी सफलता शोर मचाएगी, मेरी सफलता शोर मचाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी आपके संघर्ष का समय है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, अपने लिए अच्छे से अपने आप के लिए मेहनत करिए, संघर्ष करते रहिए प्यारे बच्चों। ठीक है ना, फिर उसके बाद एक दिन जब हम सफल होंगे तो ये दुनिया हम लोगों के नाम जानी जाएगी। ठीक ना, संघर्ष का समय है तो प्यारे बच्चों संघर्ष आप लोग करते रहिए। आप धीरे चल रहे हैं, एक लाइन और भी है प्यारे बच्चों आपके लिए कि धीरे चलने से डरो मत। ठीक ना, धीरे चलने से डरो मत, स्थिर खड़े होने से डरो। आप धीरे धीरे चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन स्थिर खड़े ना हो। स्थिर खड़े रहने से डरो, जीत सस्ते में नहीं मिलती, आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये जो संघर्ष है प्यारे बच्चों, जो सफलता है वो आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए आपको दिन रात मेहनत ही करना पड़ेगा। समझ में आया प्यारे बच्चों। आपसे हम हमेशा एक बात कहते हैं प्यारे बच्चों कि आप मन लगाकर पढ़ाई करो। ठीक ना, तो कॉपी और पेन उठा लीजिए और मेरे साथ पढ़ने के लिए सभी प्यारे बच्चे तैयार हो जाओ और हर एक क्वेश्चन आप लोग बढ़िया तरीके से मन लगाकर अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक ना, तो कहा गया है ना कि आपकी हाथों में है ना, हाथ की लकीरों पर भरोसा ना करिए, अपने सिर्फ मेहनत पर भरोसा करिए, है ना, अपने सिर्फ मेहनत पर भरोसा करिए प्यारे बच्चों, आप बहुत आगे जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे बच्चों। हाँ ठीक है भैया, क्या बोले हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को शुरू किया जाए। एक बार सभी प्यारे बच्चे यस करेंगे और फिर हम क्लास को शुरू करेंगे। ये चैप्टर मेरे लिए 2 दिन का है प्यारे बच्चों, आज और कल पढ़ेंगे, फिर हम लोग अगले लेसन की ओर बढ़ चलेंगे। तो ये चैप्टर मात्र 2 दिन ही चलेगा और आप लोग ऐसे विश्वास करिए कि आप लोग अच्छे से आप लोग समझते हुए चलेंगे।
फिर आगे हम बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। चले एक बार यस करेंगे तो प्यारे बच्चों फिर क्लास को शुरू किया जाएगा। तो चलिए भाई हम उन्हीं प्रश्नों पर विशेष ध्यान रखते हैं जो इसके लिए प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ साथ लिखना, इस बात की आपकी गारंटी है प्यारे बच्चों, है ना, मेरे साथ साथ लिखना, ये आपकी गारंटी है प्यारे बच्चों। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलो प्यारे बच्चे आज का क्लास शुरू किया जाए। तो प्यारे बच्चों आज का जो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अभिक्रिया का वेग। क्या बोलेगा प्यारे बच्चों? अभिक्रिया का वेग। पहली हेडिंग लगा लो प्यारे बच्चों। और ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, शुरुआत के 4 क्वेश्चन है और चारों के चारों क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? अभिक्रिया का वेग। ठीक है लाडले, क्या बोलेंगे? अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग होता क्या है प्यारे बच्चों? ठीक ना, एक बार हंसिए ना, ठीक है अभी हंसते हैं। देखो प्यारे बच्चों सबसे पहली हेडिंग है प्यारे बच्चों अभिक्रिया का वेग, और ये अभिक्रिया का वेग कैसे होता है वो आपको समझाते हैं। आप तुरंत समझ जाओगे कि सर हाँ यही अभिक्रिया का वेग है। मेरे प्यारे बच्चों जैसे ये कोई अभिकारक ए है, ये बदलता है किसमें प्यारे बच्चों? बी में। किसमें है? बी में। बी में। तो यहां पर मान लो समय जो है प्यारे बच्चों वो 5 मिनट है या सेकंड, जो भी आपको इच्छा हो वो मान सकते। 5 सेकंड है मान लो। इस 5 सेकंड में पदार्थ ए की जो मात्रा है, जो मोल है वो प्यारे बच्चों 5 है। ये मान लो 0 हो जाएगा। अभी प्रारंभ है, अभी कुछ हुआ नहीं है। या फिर ऐसे मान लो, सुनो, ये कितना मोल है प्यारे बच्चों? 5 मोल है और टी बराबर मान लो प्यारे बच्चों 0। जैसे ही टी बराबर हमने लिखा प्यारे बच्चों 1 सेकेंड, कितना लिखा प्यारे बच्चों? 1 सेकेंड। तो इसकी मात्रा 4 बची और 1 बदल गया किसमें? उत्पाद में। समय मेरा जैसे ही आगे बढ़ा, है ना, समय मेरा जैसे ही आगे बढ़ा प्यारे बच्चों, 1 सेकेंड हुआ, अभिक्रिया मेरी आगे बढ़ी, अर्थात ए का परिवर्तन उत्पाद किसमें हो गया? बी में हो गया। उत्पाद किसमें हो गया प्यारे बच्चों? बी में हो गया। तो एक की हो गई कमी। ठीक ना। इसी प्रकार से हमने क्या किया प्यारे बच्चों? इस समय को 1 सेकंड से बढ़ाकर हमने 2 सेकंड जैसे ही किया, जैसे ही किया, यहां पर मात्रा बची 3 और यहां पर मात्रा बची 2। ये जो अभिक्रिया आगे बढ़ रही है प्यारे बच्चों, है ना, अभिक्रिया जैसे ही जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे समय भी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। समझ में आया ना? मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ए का परिवर्तन किसमें होता जाएगा? बी में परिवर्तन होता जाएगा, और जैसे जैसे बी में परिवर्तन होता जाएगा अभिक्रिया का वेग बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है ना? क्या होगा प्यारे बच्चों? जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे ए का परिवर्तन किसमें होता है? बी में, और वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सर अभिक्रिया का वेग होता क्या है, तो आप लिख सकते हैं वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है बच्चों? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अच्छा ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया एक बार मेरे लाडलो फिर से समझ लो। देखो भैया हमने आपसे क्या कहा, जब समय 0 था तो ए की मात्रा 5 मोल थी, तो बी की मात्रा कितनी थी? 0। लेकिन ही जैसे ही मेरा समय t बराबर 1 सेकेंड हुआ, ये ए का परिवर्तन बी में होता है, तो 1 मोल इससे निकल गया, मतलब ए का 1 मोल का परिवर्तन बी में हो गया, तो 1 मोल बन गया, तो ये 4 हो गया। ठीक ना। इसी प्रकार से समय t बराबर 2 सेकेंड कर दिया गया, समय को बढ़ाया गया, तो इसकी सांद्रता में कमी होती है। मतलब ऐसा समझो प्यारे बच्चों,
है ना। ऐसे समझो कि जैसे जैसे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, सॉरी, जैसे जैसे अभिक्रिया का समय बढ़ता है, समय बढ़ेगा तो उत्पाद में सांद्रता में परिवर्तन होगा। तो जिस वेग से हो गया उसी को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, है ना, उसी को बोलेंगे अभिक्रिया का वेग। तो सीधी परिभाषा है कि वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अरे भैया समय बदल रहा है, उत्पाद की सांद्रता या अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। मिस्टर सुनील सर ऐप में ऑब्जेक्टिव नहीं सो रहा, सो होगा प्यारे बच्चे, अब उसके लिए परेशान ना होइए, ठीक ना, सो वो भी होगा। अभी थोड़ा सा उसमें इशू था इसीलिए ऐसा किया गया है। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करिए, ठीक ना, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, वो भी आपको जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतना समझ गए कि नहीं, पहले बताओ, इतना समझ में आया आप सबको? ये आपका हो गया अभिक्रिया का वेग। अब हम इसके फार्मूले की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों यहां पे क्या होगा, अभिक्रिया के वेग में, तो यहां पे लिखेंगे अभिकारक का वेग, अभिकारक का वेग बराबर क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे समयांतराल, क्या लिखेंगे, बटे समयांतराल। प्यारे बच्चों, है ना, आप एक बात बताओ, है ना मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, क्या अभिकारक का वेग निकालेंगे तो इसकी सांद्रता में, अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है प्यारे बच्चों, कमी होती है ना। अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है प्यारे बच्चों, कमी होती है, इसलिए यहां पर माइनस चिन्ह लगाया जाता है। ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन जब सॉल्व हो इस पर तो आपको ध्यान रहे कि हाँ सर ने ऐसा बता रखा है। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों उत्पाद का वेग, क्या बोला जाएगा प्यारे बच्चों, उत्पाद का वेग, उत्पाद का वेग बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो प्लस उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि पूरे का बटा प्यारे बच्चों समयांतराल, क्या लिखेंगे, समयांतराल। क्या मेरे प्यारे बच्चों यहां तक आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक बोलो, यहां तक आपको समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए भाई अब आगे देखते हैं। अगर ये सूत्र आप लिख सकते थे, एक फार्मूला और भी आपको बता देते हैं, एक फार्मूला आपको और बताते हैं, है ना। अगर आपको छोटा सा फार्मूला लिखना है तो प्यारे बच्चों आप लोग लिख सकते हो अभिक्रिया का वेग। अगर नहीं लिखना चाहते तो ये वाला भी फार्मूला लिख सकते हो आप लोग, अभिक्रिया का वेग, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग बराबर होगा पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन, पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल, बटे समयांतराल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पे आप लिख सकते हैं dx अपॉन dt, पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा x, समयांतराल आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों डेल्टा t। इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हो। ये समझ में आ गया आपको? अगर यहां तक आपको समझ में आ गया हो तो प्यारे बच्चों जो अभिक्रिया का वेग होता है वो क्या होता है, सांद्रता परिवर्तन बटे समयांतराल, है ना, dx अपॉन dt बराबर पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा डेल्टा x होगा, समयांतराल डेल्टा t हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहां से आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है जो ऑब्जेक्टिव के रूप में होता है, आपसे पूछेगा अभिक्रिया के वेग का क्या बताइए, मात्रक बताइए। क्या बताना है प्यारे बच्चों, अभिक्रिया के वेग का क्या बताना है प्यारे बच्चों, मात्रक आपको बताना है। क्या बताएंगे, अभिक्रिया के वेग का मात्रक होता है मेरे लाडलों याद रखना मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर इनटू सेकेंड। मेरे सभी प्यारे बच्चे याद रखना, याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभिक्रिया के वेग का क्या बताइए प्यारे बच्चों, मात्रक बताइए। तो मात्रक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मोल प्रति लीटर इनटू सेकेंड। बोलिए समझ में आया यहां तक आप लोगों को? अभिक्रिया का वेग तो ये हो गया। अब चलिए भाई इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगली हेडिंग हम लगाएंगे यहां पे क्या प्यारे बच्चों, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले
कारक, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में क्या आएगा प्यारे बच्चों, तो यहां पे लिखेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, निम्नलिखित हैं। ठीक है। और सबसे पहले आता है प्यारे बच्चों किसका प्रभाव, सांद्रण का प्रभाव। सबसे पहला जो प्रभाव होगा उसे हम बोलेंगे सांद्रण का प्रभाव। देखो प्यारे बच्चों, सांद्रण के प्रभाव में आपका क्या क्या आएगा, ठीक ना। क्या होगा प्यारे बच्चों सांद्रण के प्रभाव में, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझो। यहां पे सांद्रण के प्रभाव में ये मान लो कोई विलयन है, अभिकारक के रूप में लिया गया है। अगर हम आपसे कहें प्यारे बच्चों इसमें जो कणों की संख्या है, यहां पर जो कण है वो 10, कितने कण है, 10 कण है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। एक और आपको ऐसे पात्र दे दिया जाए, यहां पे, और इतने इसमें यह बोल दिया जाए कि इसमें जो कणों की संख्या है वो 20 है। 20 है। अभी तुरंत समझ जाएंगे ये वाली बातें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। दो पात्र हैं प्यारे बच्चों, एक पात्र ए है और एक पात्र बी है। आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किसमें कणों की टकराने की संभावना ज्यादा होगी। आपसे क्वेश्चन पूछे प्यारे बच्चों कि पात्र ए और बी में किसमें कणों को टकराने की संभावना ज्यादा होगी, किसमें कण आपस में ज्यादा टकराएंगे, बताइए। बी वाले में। बी वाले में क्यों, क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि कण पास पास हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कण पास पास में है। अगर कण पास पास में है तो उसका रीजन एक ये भी तो होगा, एक रीजन ये भी तो होगा प्यारे बच्चों, इसमें का सांद्रता का मान ज्यादा है, सॉरी इसमें सांद्रता का मान कम है और इसमें सांद्रता का मान क्या है प्यारे बच्चों, अधिक है। इसमें सांद्रता कम है और इसमें सांद्रता ज्यादा है। जहां पे सांद्रता ज्यादा है वहां पे कण ज्यादा टकराते हैं। जहां पे सांद्रता ज्यादा है वहां पर कण ज्यादा टकराते हैं और जहां कण ज्यादा टकराएंगे वहां अभिक्रिया भी जल्दी होगी। अभिक्रिया जल्दी होगी तो अभिक्रिया का वेग जल्दी होगा। समझ में आया प्यारे बच्चों, मतलब सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि कण पास पास होने के पर वो ज्यादा टकराते हैं। वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ज्यादा टकराते हैं। समझ में आया ना। तो यहां पे आप लिख लेते हैं, सीधे लिखेंगे लाइन प्यारे बच्चों, क्या भाई, सांद्रता या सांद्रण अधिक होने पर, सांद्रण अधिक होने पर, अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। बस प्यारे बच्चों, इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि सांद्रण, यहां पे इसका कहने का मतलब हो गया अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा किसके प्यारे बच्चों, सांद्रण के। अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा किसके प्यारे बच्चों, सांद्रण के। अभिक्रिया का वेग ज्यादा, सांद्रण ज्यादा। अभिक्रिया का वेग कम, सांद्रण, अभिक्रिया का वेग कम तो सांद्रण कम। मतलब कुल मिला के ऐसा समझो प्यारे बच्चों, सांद्रता ज्यादा होगी, अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा। सांद्रता कम होगी तो अभिक्रिया का वेग कम होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। ठीक है मेरे लाडलो, तो पहला तो प्रभाव हम पढ़ लिए मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा प्रभाव आप देखते हो। दूसरा प्रभाव आपसे पूछा जाए ताप का प्रभाव। चलो प्यारे बच्चों, ताप का प्रभाव, चलिए इसी पात्र पर आ जाइए, इसी पात्र पर। चलो प्यारे बच्चों, हमने इसके नीचे लगा दी आग।
भाई देखिए आग जलना शुरू हो गया। लाया हमने चूल्हा और इस चूल्हे से इसके नीचे जला दी आग, और हमने लाया यहाँ पे चूल्हा और यहाँ पर हमने जला दी प्यारे बच्चों आग, है ना। दोनों को ताप दिया जा रहा है। इस पात्र ए का भी ताप बढ़ा रहे हैं, पात्र बी का भी ताप बढ़ा रहे हैं। बताओ किसकी अभिक्रिया जल्दी होगी, है ना। बताओ क्या होगा प्यारे बच्चों। ताप जब देंगे तो ये जो कण होंगे ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। ये कण ऊर्जा को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ग्रहण करेंगे, है ना। ये जो कण है यहां सब ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, और होगा क्या प्यारे बच्चों, वो तेजी से गति करना क्या हो जाएंगे, शुरू कर देंगे। वो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तेजी से गति करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो वो जो पहले की अपेक्षा अब कण ज्यादा टकराएंगे। पहले की अपेक्षा कण क्या होंगे प्यारे बच्चों, ज्यादा टकराएंगे। मेरी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। ताप बढ़ाते हो, इसका भी ताप बढ़ाओगे तो जो अभिक्रिया पहले धीमी थी वो भी बढ़ जाएगी, और इसका तो अभिक्रिया पहले ज्यादा था और भी बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ऐसे भी समझ लो जैसे प्यारे बच्चों हम ही को कहा जाए कि चलो, है ना, चलिए आपको 2 घंटा पढ़ाते हो गया, आप 2 घंटा पढ़ाइए। तो क्या हो गया कि जब हम शुरू में आएंगे तो हमारी ऊर्जा ज्यादा होगी, हम तेजी से बोलेंगे, ऊर्जा के साथ बोलेंगे। लेकिन जब घंटे 2 घंटे बीत जाएगा तो मेरी ऊर्जा कम हो जाएगी। हम जो काम तेजी से कर रहे हैं तो वो कम गति से करेंगे। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तब क्या होगा, हमको कुछ बाहर से एनर्जी दी जाएगी और हम कार्य करना शुरू कर देंगे। जो बाहर से एनर्जी है वो ताप का कार्य करती है। मोटी मोटी बात यही है प्यारे बच्चों कि अगर ताप बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो कण होते हैं वो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और टकराते जाता है। ठीक है ना। चलिए भाई इस लाइन को यहां पर हम लिख देते हैं आपके लिए। ऐसे एक शार्ट लाइन लिखते हैं आपके लिए पहले कि भैया ताप को बढ़ाओगे तो कणों की टक्कर ज्यादा होगी। कणों की टक्कर, है ना, टकराएंगे। कणों की टक्कर क्या होगी प्यारे बच्चों, ज्यादा होगी। और कणों की टक्कर ज्यादा होगी तो भैया अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। टक्कर ज्यादा होगी तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा प्यारे बच्चों, बढ़ेगा। बाकी तो बहुत, अगर घुमा फिरा के लिखना चाहते हो तो बहुत लिख सकते हो, ठीक ना। हाँ कह रहा है सर एग्जाम्पल, किसी को गर्म तावा पे बैठा दीजिए, तुम्ही को बैठाएंगे, है ना, तुम्ही को हम बिठाएंगे, है ना, तुम्ही को हम बिठाएंगे, परेशान मत हो, ठीक है ना। चलिए ये लिख लेंगे ना आप लोग। तो प्यारे बच्चों यहां पे अगर इसकी लैंग्वेज लिखना पड़ेगा तो आप लिख सकते हैं ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ता है क्योंकि टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है। कणों की टक्करों की संख्या में से लिखे, क्योंकि कणों की टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है। टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है। ये लाइन सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, दाब का प्रभाव। ठीक ना प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, दाब का प्रभाव। चलिए प्यारे बच्चों आगे क्या हो गया, एक पात्र यहां पे है और यहां पे 1 2 3 4 और ये 5, ये पात्र हुए। यहां पे दूसरा पात्र है, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। बताओ फर्स्ट स्थिति में अभिक्रिया ज्यादा तेज से होगी कि सेकेंड स्थिति में। चलो प्यारे बच्चे बताओ कि पहली स्थिति में अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा कि दूसरी स्थिति में। बताओ प्यारे बच्चे। फोटो नहीं बनाना सत्यमेव कुमार, सिर्फ समझने के लिए ही बताया गया है प्यारे बच्चों, है ना, सिर्फ समझने के लिए ही बताया गया है। किसमें ज्यादा होगा प्यारे बच्चों, तो इस वाले में होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों पहली स्थिति में कण दूर दूर हैं, तो टकराने की संभावना कम होगी। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर दाब लगाया गया, जो कण दूर दूर थे वो पास आ गए। जब पास आएंगे टकराएंगे क्या प्यारे बच्चों, ज्यादा, है ना, टकराएंगे क्या प्यारे बच्चों, ज्यादा। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, दाब बढ़ाने पर
अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्या होगा प्यारे बच्चों, ज्यादा होगा। क्योंकि क्यों ज्यादा होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों टक्करों की संख्या अधिक होगी, है ना, टक्करों की संख्या अधिक होगी। बस लिख लीजिएगा। बोलिए, अब काफी बच्चों के मन में डाउट ये है ना, काफी बच्चों के मन में डाउट है ये सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो वो हम आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों, वो हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन ये कैसे पूछेगा। एक मिनट प्यारे बच्चों, एक मिनट रुकेंगे प्यारे बच्चों, फाइल किसमें। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, यहां से जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो प्यारे बच्चों ये 5 नंबर लेके आएगा। ये क्वेश्चन जब भी आएगा प्यारे बच्चों वो कितने का आएगा, 5 नंबर का आएगा। ठीक ना, तो समझ में आया ना। अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं और उन्हें प्रभावित करने वाले क्या लिखिए, कारक लिखिए। बोलो, समझ में आया प्यारे बच्चों आप लोगों को। बोलिए, पहले क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन भाई जल्दी से जवाब दीजिए तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, अगला क्वेश्चन आपको बताएं। ठीक ना, तो चलिए, इसका क्वेश्चन जो था ये ऐसे ही पूछा जाएगा आपके पेपर में। चलिए भैया हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और जो हमको अगला जो टॉपिक पढ़ना है, जो हमको अगला टॉपिक पढ़ना है उसे हम बोलेंगे शून्य कोट की अभिक्रिया। सॉरी, शून्य कोट की नहीं, हम बोलेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया, क्योंकि शून्य कोट का अभी तक पूछा भी नहीं गया है। प्रथम कोट की अभिक्रिया। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बोलेंगे, प्रथम कोट की अभिक्रिया। कोई बता सकता है, कोई जवाब दे सकता है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। कोई बता सकता है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। चलिए बताइए, आप बताइए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। हाँ, सिर्फ 3 ही कारक लिखना है और ज्यादा कारक लिखने के नहीं, तो पेपर में भी तो आप लोगों को दिक्कत होगी कि कितना लिखना कितना नहीं। चलिए प्यारे बच्चों, अब आपसे पूछा गया प्रथम कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो भैया जिनका वेग, जिनका वेग, जिनका वेग अभिकारक अणुओं, अभिकारक अणुओं की, है ना, जो प्यारे बच्चों प्रथम कोटि का मतलब, जिनका कोटि का मतलब एक ही है ना, कोटि का मतलब कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों, एक है। तो अभिकारक अणुओं की एक, है ना, अभिकारक सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण, है ना, वे जिनका वेग अभिकारक अणु की एक सांद्रण पर, है ना, एक सांद्रण पर निर्भर करता है, या इकाई सांद्रण पर, ये सबसे बढ़िया रहेगा, इकाई सांद्रण पर। ठीक ना, किस पर प्यारे बच्चों, इकाई सांद्रण पर निर्भर करता है, सांद्रण पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, प्रथम कोट अभिक्रिया कहलाती है, प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है, प्रथम कोट की अभिक्रिया। ठीक है ना, प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है, ये आपका हो। प्रथम कोट की वे अभिक्रियाएं होती हैं जिन, है ना, जिनकी दर केवल एक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। अच्छा भाई, है ना, जिनका वेग अभिकारक अणु की इकाई सांद्रण पर निर्भर करता है, एक अणु सांद्रण पर, है ना। या फिर इसी की दूसरी डिफिनीशन, अथवा ये थोड़ा सा अगर आपको कठिन लग रही हो प्यारे बच्चों, तो दूसरी डिफिनीशन अथवा करके लिख सकते हैं, जिनका वेग, जिनका वेग अभिकारक, जिनका वेग अभिकारक के
एक अणु सांद्रण पर निर्भर करता है, एक अणु सांद्रण पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अब प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। दो डिफिनेशन आपके लिए लिख दिए हैं। प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है, प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक ना, दो डिफिनेशन हो गई। अब दोनों डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक ना, दोनों डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। जिनका वेग अभिकारक के एक अणु सांद्रण पर निर्भर करता है उसे प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं, ये भी सही है प्यारे बच्चों। दूसरा क्या होगा, जिनका वेग अभिकारक अणु के इकाई सांद्रण पर निर्भर करता है उसे आप प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। जो आपको सही लगे प्यारे बच्चों आप उसकी डिफिनेशन लिख सकते हो, ठीक ना। जैसे भैया इसका एग्जाम्पल आपसे पूछे, है ना, जैसे इसका उदाहरण पूछे प्यारे बच्चों तो H2O2, H2O2 प्लेटिनम की उपस्थिति होगी तो ये बनेगा प्यारे बच्चों H2O, और साथ में आप लोग ये याद रखिएगा नवजात ऑक्सीजन, याद रखेंगे प्यारे बच्चों नवजात ऑक्सीजन। ये अभिक्रिया जो होती है प्यारे बच्चों, है ना, ये जो अभिक्रिया होती है प्यारे बच्चों उसी को आप बोलेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया। पल्लवी कुमारी मेरी प्यारी बच्ची थोड़ा देर और सब्र कर लो प्यारे बच्चे, थोड़ी देर और समझिए, हम कोट की डिफिनेशन लिखवाएंगे तो वहां पर लगा देंगे। कारण क्या है प्यारे बच्चों की हमने शुरुआत किया है और व्यंजक जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए अभी कोट की डिफिनेशन नहीं बताए। कोट होती क्या है प्यारे बच्चों, तो जिनका वेग अभिकारक अणुओं के घातों पर निर्भर करता है, घातों का योग होता है कोटि, वो हम आपको बता देंगे प्यारे बच्चे। अभी आप कोटिस और आणविकता दोनों बताएंगे, इंपॉर्टेंट भी है प्यारे बच्चे, ठीक है ना। तो पहले आप इसकी डिफिनेशन को समझो कि सर जी ने यह बताया कि प्रथम कोट की अभिक्रिया होती क्या है, तो जिनका वेग अभिकारक के एक अणु सांद्रण पर निर्भर करता है, ठीक है ना, एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है उसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों प्रथम कोट की अभिक्रिया। मेरे प्यारे बच्चों आप इस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से याद रख लेना, ठीक है मेरे लाडलों, इस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से याद रख लेना। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित समीकरण क्या है, किस कोट की अभिक्रिया है, निम्नलिखित समीकरण किस कोट की अभिक्रिया है, एक, ठीक ना, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्यारे बच्चों। तो ये समीकरण ही पूछ सकता है, क्या आप लोग लिख लेंगे, बोलो लिख लेंगे ना। चलिए भाई अब हमसे अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक ना, वह क्वेश्चन ये पूछा गया है प्यारे बच्चों, ये वाला। ऐसे क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे बोल देगा, है ना, ये सीधे सीधे क्वेश्चन बोलेगा भैया प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालिए। पीटी का मतलब क्या है प्रियंका कुमारी, पीटी है प्लेटिनम तत्व है एक, ठीक है भैया, हम शून्य डिग्री के बारे में बता देंगे, शून्य कोटि के बारे में बता देंगे, ठीक ना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो कैसे लगाओगे आप ध्यान से समझिएगा। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का क्या निकालना प्यारे बच्चों, व्यंजक निकालिए। तो हम भैया हैं मैथ वाले बच्चे, है ना, और हम हैं प्यारे बच्चे कौन से, मैथ वाले बच्चे, है ना, और मैथ वाले बच्चे हर चीज मान कर काम कर लेते हैं भैया, मान कर काम कर लेते हैं। तो हम यहां पर भी क्या मानेंगे कि माना एक प्रथम कोट की अभिक्रिया इस प्रकार है, माना प्रथम कोट की अभिक्रिया इस प्रकार है, प्रथम कोट की अभिक्रिया इस प्रकार है, इस प्रकार है, ठीक है ना। अब जब इस प्रकार है तो हम मान लेंगे ये प्रथम कोट की अभिक्रिया है, देखिए ना, ये है प्रथम कोट की अभिक्रिया, ठीक है, ये हो गया प्रथम कोट की अभिक्रिया। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे बोला जाए टी बराबर कितना होगा, टी बराबर कितना होगा तो 0 हो गया, तो इसकी सांद्रता A है और इसकी सांद्रता क्या है प्यारे बच्चों, 0 है। बोलिए भैया, इसकी सांद्रता A है और उस वाले की सांद्रता 0 है, ठीक ना, 0 है। तो अब मान लेते हैं प्यारे बच्चों टी समय बाद, क्या प्यारे बच्चों, टी समय बाद, टी समय बाद, टी समय बाद होगा क्या कि भैया यहां से x की मात्रा में कमी होगी तो यहां पे होगी x की मात्रा में वृद्धि। यहां पर x की कमी हो रही है टी समय बाद, जब अभिक्रिया बढ़ी तो इसकी सांद्रता में कमी हुई, वो कमी कितनी हुई, x की कमी हुई, और जितनी कमी होगी इधर उतनी वृद्धि भी होगी। x की यहां कमी हुई तो यहां पे होगी x की वृद्धि हो गई, ठीक है ना। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो एक नियम पढ़े होंगे, उस नियम का नाम है प्यारे बच्चों द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम,
क्या आप सभी जानते हैं द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम? ये 5 नंबर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये कितने नंबर का? 5 नंबर का। यहां पे द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम क्या कहता है? द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम कहता है कि अभिक्रिया करने की दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? अभिक्रिया करने की दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया की दर क्या हो गई यहां पर? यह अभिक्रिया की दर हो गई dx अपॉन dt। क्या हो गई प्यारे बच्चों? dx अपॉन dt इस समानुपाती होगा अभिकारक ए की सांद्रता। क्या है प्यारे बच्चों? अभिकारक ए की सांद्रता। और यन लगा देते हैं, तो यन मानते हैं कोटि। यन क्या है प्यारे बच्चों? कोटि है। अभी जिनको नहीं पता है वो हम आपको बता दिए हैं प्यारे बच्चों। भैया द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम कहता है जो अभिक्रिया करने की दर होती है dx अपॉन dt उस समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता। तो हमने लिख दिया अभिकारक की सांद्रता। घात के रूप में यन लगाए, यन है प्यारे बच्चों कोटि। यन क्या है? कोटि है। तो वेग नियम भी इसे बोल सकते हैं dx अपॉन dt समानुपाती a की पावर n। ठीक ना? चलो प्यारे बच्चों, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये सर्वकथन सत्य है कि समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक स्थिरांक आता है और उस स्थिरांक का नाम है प्यारे बच्चों k। है ना? आप पढ़ रहे हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया, इसलिए n का वैल्यू कितना हो गया? 1। आप पढ़ रहे प्रथम कोट की अभिक्रिया, इसलिए n का वैल्यू हो गया कितना प्यारे बच्चों? 1 हो गया। ठीक है, चलिए भाई इतना समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों dx अपॉन dt यहां पे हो गया k। a का वैल्यू t समय बाद कितना है? a का वैल्यू t समय बाद है a माइनस एक्स। पावर 1 लगाओ और चाहे ना लगाओ, यहां पे ये जो एक पावर लगी है यहां पे चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ वो तो रहता ही है। ठीक, चलिए भैया इस a माइनस एक्स को इधर भेज दो तो dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर होगा प्यारे बच्चों k इंटू dt। इसे मान लेना पूरी तरीके से समीकरण नंबर 1। इसे मान लेना प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे हम भैया क्या लिखेंगे? समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर। ठीक है, क्या करने पर प्यारे बच्चों? समाकलन करने पर। समाकलन करेंगे तो ये लगाएंगे ऐसे हाशिए का चिन्ह है ना, ऐसे ऐसे घुमा देंगे, इसे हम बोलते हैं समाकलन, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक ना? इंटीग्रेशन क्या होगा? dx अपॉन a माइनस एक्स भैया लिख लेना, बराबर होगा k। जो नियतांक राशि होता है उसको हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर ही रखा जाता है। k इंटीग्रेशन इंटू dt हो गया। क्या हो गया? dt हो गया। अगर आपको मेरी सलाह माननी हो तो हम भैया डायरेक्ट आपको कुछ बातें बता देते हैं, याद रख लीजिएगा बायो के बच्चे। ठीक ना? बायो के बच्चे समझ लीजिएगा। और मैथ वाले बच्चे आप लोग बता सकते हो कि इसका समाकलन कितना होगा। इंटीग्रेशन dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन कितना होगा? अंजलि कुमारी पूछ रही है समीकरण में 1 कहां से आया प्यारे बच्चों? ये कोटि n है और आप प्रथम कोटि को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए कोटि का n का वैल्यू 1 हमने रख दिया है। बता दो कितना होगा, है ना? बताओ कितना होगा यहां पे? जानते हैं ना? मैथ वाले स्टूडेंट बताओ क्या होगा इसका? तो प्यारे बच्चों इसका हम समाकलन करेंगे तो लॉग बेस के रूप में e और यहां पे हो जाएगा a माइनस एक्स और यहां पे लग जाएगा प्यारे बच्चों माइनस। तो ये पूरे का समाकलन आएगा माइनस लॉग बेस e a माइनस एक्स। लॉग माइनस लॉग ए माइनस एक्स आएगा। हाँ, अगर मैथ के हो नहीं पता तो समझ जाओ मैथ कमजोर है आपका। चलो भाई के इंटू। अब बायो वाले बच्चे क्या करेंगे? तो बायो वाले बच्चों की मेरी यही एक सलाह है, बायो वाले बच्चों का मेरी एक सलाह है क्या कि आप भैया इसको डायरेक्ट याद रख लेना, ताकि आप फार्मूला लगाने बैठोगे तो 3 फार्मूला कम से कम इतने भर में ही याद है। जो मैथ वाले नहीं है बायो वाले बच्चे हैं तो इसमें प्यारे बच्चों 3 फार्मूला लगा और 3 फार्मूले में आप जाओगे भूल। तो इसलिए याद रखना इंटीग्रेशन dx अपॉन a माइनस एक्स मिलेगा तो उसके जगह पर लिखना माइनस लॉग बेस e a माइनस एक्स लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, है ना, इंटीग्रेशन dt। अगर इंटीग्रेशन dt का समाकलन होता तो वो होता सिर्फ t, और जो c होता है इसको हम फंक्शन के रूप में एक स्थिरांक आता है,
अगर आप मेरी बात को यहां तक संतुष्ट हुए हो तो एक बार यस करिए प्यारे बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्यारे बच्चों। जिनको क्लियर हो गया हो एक बार यस करिए कि हाँ क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। बोलो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? चाहे वो मैथ वाले हो चाहे बायोलॉजी वाले बच्चे हो, दोनों लोग मेरी बात को समझ जाना, ठीक ना? दोनों सभी लोग मेरी बातों को समझ जाना, इसको याद रख लेना। अब क्या करना है सुनो ना प्यारे बच्चों, क्या लिखना है यहां पर? इसको मानना समीकरण नंबर 2, इसको क्या मानना? समीकरण नंबर 2 प्यारे बच्चों मानना। और यहां लिखना यदि t बराबर 0 तो x का वैल्यू कितना होगा? तो 0 होगा। यदि t बराबर 0 तो x का वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों? 0 होगा। अब ये ना पूछिए कि माइनस चिन्ह कहां से, अगर पूरा फार्मूला लगाएंगे तो 3 फार्मूला लगेगा। c क्या है? तो समाकलन करते हैं तो स्थिरांक आता है। समझ में आया? ठीक है ना? यदि t बराबर 0 तो x बराबर 0, ये कहां से आया भैया? तो हम शुरुआत में देखते हैं, जब हमारा t बराबर 0 है तब x की वैल्यू जो यहां पर x मिल रही है वो x बराबर यहां पे 0 है। t बराबर यहां पर 0 दिया गया है तो ये पहले x बराबर कितना है? 0 है। तो t बराबर 0 तो x बराबर 0, समय 0 है, किया गया कार्य कुछ नहीं है, तो मेरा उत्पाद कुछ भी नहीं होगा। सत्यमेव कुमार माइनस जब इसका करते हो प्यारे बच्चों तो एक फार्मूला याद रखिएगा, माइनस लॉग a माइनस x, पूरा का पूरा फार्मूला है, ये पूरा का पूरा फार्मूला है, माइनस लॉग बेस e a माइनस x, ठीक ना? चलिए, यदि t बराबर 0 तो x बराबर 0, कुछ नहीं कार्य करेंगे, कोई समय t बराबर 0 होगा तो x का वैल्यू भी क्या होगा प्यारे बच्चों? 0 होगा, ठीक ना? चलिए, इन सब का मान आप रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, माइनस लॉग बेस e a माइनस x बराबर kt, यही तो है भैया c। तो जहां पे t है वहां पे 0 और जहां पर x है वहां पर 0, तो माइनस लॉग बेस e a माइनस x के स्थान पर 0 लिख दिया बराबर kt, c के स्थान पर सॉरी t के स्थान पर भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0 हो जाएगा, प्लस c। देखो यहां पर a माइनस 0 है तो यहां पर बचेगा माइनस लॉग e और ये हो जाएगा a। आगे ये तो हो गया 0, तो c बराबर कितना आएगा? माइनस लॉग e, माइनस लॉग बेस e a हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, बोलो यहां तक सब बातें समझ में आ गई हैं कि नहीं आई हैं? पहले एक बार बताओ। चलो, यहां तक समझ में आ गया हो तो यहां पर हम लिखेंगे c का मान, समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो c का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, c का मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक ना? चलिए भाई, c का मान समीकरण 1 में रखोगे तो क्या होगा? सॉरी समीकरण 2, अरे भाई समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 1 में नहीं प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखोगे, समीकरण 2 क्या होगा? माइनस लॉग बेस e, ये हो गया a माइनस x बराबर kt, c क्या है? तो c के स्थान पर माइनस लॉग बेस e a। इस चीज को अगले पेज से लिखते हैं, प्यारे बच्चों, ठीक ना? इस पेज को अगले से लिखते हैं और जो फार्मूला हमको मिला है उसको यहां पर लिख देते हैं, माइनस लॉग बेस e a माइनस x बराबर kt माइनस लॉग बेस e। ये माइनस में है तो इसको इधर लेके चले आओ, तो माइनस का जब पक्षांतर होगा तो प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा लॉग बेस e a माइनस लॉग बेस e a माइनस x बराबर क्या प्यारे बच्चों? kt। देखो सुनो बात से, ये माइनस में है इधर आएगा तो ये प्लस में, हो गया, ये माइनस था तो माइनस बराबर हो गया kt, ठीक ना? माइनस हो गया 8 kt। अब क्या होगा प्यारे बच्चों? ध्यान से समझिएगा। अब हम जानते हैं, प्यारे बच्चों, एक फार्मूला होता है log m माइनस log n, ये होता है log m अपॉन n,
क्या होता है, log m माइनस log n बराबर होता है log m अपान n। ठीक है, तो इसको मानो log m और इस पूरे को मान लेना log n। इस पूरे को हमने माना, a को माना m और a माइनस x को माना प्यारे बच्चों n। तो बन गया फार्मूला ना log m माइनस log n, log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log बेस e यम अपान यम का वैल्यू कितना a, n का वैल्यू a माइनस x बराबर kt, बराबर क्या प्यारे बच्चों kt। हाँ प्यारे बच्चों और ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, log बेस e का फार्मूला का मान होता है 2.303 इंटू log 10। कितना होता है प्यारे बच्चों, log 10 है। ठीक है प्यारे बच्चों, log e का स्थान पर जहां log बेस e है उसके स्थान पर ये वैल्यू लिख सकते हैं 2.303 इंटू log 10। बस ला के यहां पे रख दो, तो यहां पे हो जाएगा 2.303 log 10 a अपॉन a माइनस x बराबर प्यारे बच्चों kt। t को प्यारे बच्चों इधर भेज देना, t को इधर भेज देना, तो प्यारे बच्चों k बराबर आप लिख सकते हो 2.303 अपॉन के टी इंटू log 10 a अपॉन a माइनस x। यही है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। ठीक ना, यही है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। यहां पे सारी बातें क्या है प्यारे बच्चों, तो k क्या है, तो k बराबर होगा वेग स्थिरांक। k क्या है प्यारे बच्चों, वेग स्थिरांक। a क्या है, तो a है प्यारे बच्चों प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा। a माइनस x क्या है प्यारे बच्चों, शेष मात्रा। a माइनस x क्या है प्यारे बच्चों, शेष मात्रा। और फिर लास्ट में आपको t है, तो t बराबर आपको दिया गया है प्यारे बच्चों समय। चलो यहां तक क्लियर है ना। तो ये 5 नंबर अगर ये सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ये समझ के रखना, ये समझ के रखना प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आया है ना। ये समझ के रखना प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आया है और इसको है ना, इसको हमको याद रखना है। समझे, समझे कि नहीं समझे पहले बताओ। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन, और इसको भूलना नहीं है, ये भूलना नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है ना। बोलो, लख लेंगे। चलो 1 मिनट और है ना, बस मात्र देखो प्यारे बच्चों 1:01 मिनट हो रहे हैं, 1:01 मिनट हो रहे हैं। 5 मिनट का और समय लेंगे तो हम इसका एक संबंध आपको समझा देंगे और फिर हम अपनी क्लास बंद कर लेंगे। कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आ गया है। चलो भाई 5 मिनट का समय और लेंगे आप भाई लाडले, आप मेरे अच्छे बच्चे हैं, मेरे अच्छे बच्चे हैं, तो थोड़ा सा समय आप लोग जरूर देंगे, है ना, जरूर देंगे। इसी के अंतर्गत एक हेडिंग आती है प्यारे बच्चों जिसका नाम है प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक व अर्ध आयु काल में संबंध, अर्ध आयु काल में संबंध निकालना है। और मुझे पता है कि आप लोग संबंध बहुत आसानी तरीके से निकाल लोगे। क्या है प्यारे बच्चों, संबंध निकाल लोगे, है ना। संबंध निकालना किसी में, अर्ध आयु काल में। अर्ध आयु काल का मतलब होता है आधा समय, है ना। अर्ध आयु काल का मतलब होता है प्यारे बच्चों आधा समय। समय को आधा करोगे तो काम भी आधा होगा, समय पूरा करोगे तो काम पूरा होगा। समझ में आया प्यारे बच्चों, है ना। समय को आधा करोगे तो काम आधा होगा, समय पूरा करोगे तो काम पूरा होगा। तो चलो भाई, है ना, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानने में हम तेज क्योंकि हम मैथ के हैं बच्चे। चलो भाई मान लेते हैं, क्या बबुआ लोग, माना प्रथम कोट की अभिक्रिया इस प्रकार है, माना प्रथम कोट की अभिक्रिया इस प्रकार है, प्रथम कोट की अभिक्रिया इस प्रकार है, इस प्रकार है। कैसे है हम बताए हैं आपको, हम बताए हैं ना कि ऐसे है।
देखो कैसे है, ये हो गया a बराबर यहां पे हो जाएगा, चलो यहां पे लिखते हैं, बड़ा डिसबैलेंस कर देता है, यहां पे हो गया b, t बराबर होगा प्यारे बच्चों 0, तो a का मान हो गया a और ये हो गया 0, ये हो गया क्या प्यारे बच्चों 0, ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे कहें यदि समय को t समय बाद बोले, क्या प्यारे बच्चों, जो t समय बाद बोले तो मान लेते हैं यहां पे a माइनस एक्स, तो यहां पे x हो गया, a माइनस एक्स, तो यहां पे क्या हो गया प्यारे बच्चों x हो गया। तो यहां पर समय को मान लिया गया आधा, t बराबर t/2। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, t को हमने माना t/2 है ना, समय को हमने क्या बोला t/2, जो समय t मानते थे उसको t/2 मान लिया, मतलब समय को हमने किया आधा। हमने क्या किया प्यारे बच्चों, समय को हमने मान लिया आधा। तो प्यारे बच्चों जब इधर का मान आधा होगा तो इधर भी जो x है वह भी आधा ही तो होगा। यदि समय को आधा किया जाएगा तो ये वाला भी मान आधा होगा और ये वाला भी मान क्या होगा, आधा ही होगा। बोलो ये सब के सब क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, आधे हो जाएंगे, है ना। बोलो यही तो होगा ना। तो चलें भाई इसकी लाइन को हम ऐसे ना लिख करके हम ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। कैसे, तो यहां पे लिखेंगे हम प्यारे बच्चों एक नियम जिसका नाम है परिभाषा लिखेंगे, और इस परिभाषा का नाम है अर्ध आयु काल की परिभाषा से, अर्ध आयु काल की परिभाषा से, अर्ध आयु काल की परिभाषा से। देखो प्यारे बच्चों अर्ध आयु काल की समय कहता है कि भैया समय को हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। यदि समय को क्या किया गया प्यारे बच्चों, आधा किया गया, तो ये जो सांद्रता आपको यक्स प्राप्त हुई है, ये जो सांद्रता यक्स प्राप्त हुई है ये भी हो गई प्यारे बच्चों आधा, ये भी क्या हो जाएगी आधा। तो x बराबर आप क्या मान सकते हो a/2। ये जो x की वैल्यू प्राप्त होगी a की ही तो आधी होगी, ये जो x की वैल्यू प्राप्त होगी a की ही तो आधी होगी प्यारे बच्चों, है ना। यदि t बराबर t/2 तो x बराबर a/2। अगर आपको यहां समझ में आ गया हो तो एक बार यस कर दीजिए, फिर हम लोग आगे जल्दी से बढ़ जाते हैं और इसका डेरिवेशन जल्दी से करके वन लाइनर क्वेश्चन देख लेंगे, खत्म कर देंगे। भाल्व ए जी साथ ये लिखना चाहिए था, है ना, समझ में आ गया ना। चलो प्यारे बच्चों अभी हमने एक फार्मूला लिखा था, अभी हमने एक फार्मूला लिखा k बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये हो गया, है ना। a k बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू log 10 a अपॉन a माइनस एक्स हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों कुछ करना नहीं है, अब कुछ करना नहीं है, जहां पे t है ना, जहां पे t है वहां पे आप t/2 लिख सकते हो, जहां पे x है वहां पे a/2 लिख सकते हो। बोलो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, जहां समय है वहां पे t के स्थान पर t/2 लिख सकते हैं, और जहां x है वहां पर लिख सकते हैं a/2, बस वहीं पर रख दो प्यारे बच्चों। 2.303 अपॉन t के स्थान पर आप लिख सकते हो 2/2 इंटू log 10 a अपॉन a माइनस a/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक ना, ठीक ना। तो आगे देखो k बराबर 2.303 अपॉन t/2 इंटू log 10। देखो प्यारे बच्चों ये पूरा है, ये आधा है मेरे प्यारे बच्चों, a माइनस a/2 को डिवाइड करोगे तो ये होगा 2a माइनस a, 2a माइनस a अपान के 2 डिवाइड करिएगा तो ये a/2 ही आएगा। मतलब ये पूरा है, ये आधा है, a से माइनस a घटाओगे, a में से माइनस 1/2 घटाओगे तो क्या बचेगा, आधा बचेगा। तो यहाँ पे a अपॉन ये a/2 ही बचेगा, बचेगा। ये a से a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा log 2। तो k बराबर 2.303 अपॉन t इंटू log 10। मेरे प्यारे बच्चों ये जो 2 है ना ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा log 2। मान याद रख लेना प्यारे बच्चों, चूंकि log 10 2 का मान होता है 0.3010, याद रखना पड़ेगा। log 2 का मान कितना होता है, log 2 का मान होता है प्यारे बच्चों 0.3010, है ना। बस रखो k बराबर 2.303 अपॉन t/2 इंटू log 2 का मान 0.3010, ठीक ना। दोनों का मल्टीप्लाई आप करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर आपको मिलेगा 0.6932 अपॉन t/2।
टू, ये देखिए सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया प्यारे बच्चों। बोलो समझ में आ गया प्यारे बच्चों, बोलो समझ में आ गया। अब काफी बच्चों के मन में आएगा, काफी बच्चों के मन में आएगा कि सर एक बात बताइए, है ना, एक बात बताइए कि इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अच्छा देखो प्यारे बच्चों आसान है, जिन बच्चों का अभी भी डाउट है, हाँ भैया एक बार हम फिर से बता देते हैं। सुनो क्या बोलेंगे, माना प्रथम कोट की अभिक्रिया इस प्रकार है, क्या है प्यारे बच्चों, ए से बी अभिक्रिया हो गई, टी बराबर हो गया 0, तो इसका पहला मान ए है, इसका मान 0 है प्यारे बच्चों, टी समय बाद ए माइनस एक्स, तो ये एक्स हो गया। अर्ध आयु काल क्या कहता है, अर्ध आयु काल की परिभाषा हमसे कहती है, हमने किया समय को आधा, है ना, समय को करेंगे आधा, तो मेरी जो सांद्रता प्राप्त हुई, जो एक्स का वैल्यू है वो भी क्या होगा, आधा ही होगा, वो भी क्या है प्यारे बच्चों, आधा होगा। तो टी बाई टू बराबर टी बाई टू, तो एक्स बराबर ए बाई टू होगा। कुछ करना नहीं है प्यारे बच्चों, जो अभी हमने समीकरण निकाला है, जहां पर टी दिखे वहां पर लिखना टी बाई टू, और जहां एक्स दिखे वहां लिखना ए बाई टू, जहां पर दिखे टी वहां लिखना टी बाई टू, और जहां एक्स लिखे वहां पे लिखना ए बाई टू, और पूरी वैल्यू सॉल्व कर लेना। तो ये देखो k बराबर 2.303, टी के स्थान पर टी बाई टू, लॉग 10 a अपॉन a माइनस एक्स के स्थान पर a माइनस 2, है ना, ये a है, ये a माइनस बी, ये पूरा है, ये आधा है, तो आधा ही तो बचेगा, हटा दो, a से a कट जाएगा तो log 2 बचा, log 2 का वैल्यू गुणा किए इतना आ गया। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है सिद्ध कीजिए प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, ठीक ना, प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। हाँ टी बाई टू ही तो लिखे हैं, समझ में आया। पहले यहां बताओ, यहां तक क्लियर है, यहां तक सभी का क्लियर है, तो वन लाइनर पढ़ाए जल्दी से, 5 मिनट समय लेकर, जल्दी से बोलिए। हाँ चलो वन लाइनर देखते हैं प्यारे बच्चों, इसका 5 मिनट जल्दी से, चलो याद रखिएगा सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव अगर पूछा गया इस लेसन से, तो जितना 10 15 20 को लिखे हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, और इतने ही वन लाइनर आप याद कर लीजिएगा, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेंगे। प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया, बताइए वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों, वह होता है मोल 1 माइनस एन, लीटर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अगला कह रहा है प्रथम कोटि की के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक व अर्धायुकाल में संबंध, अभी जो हमने लिखा, अभी हमने पढ़ा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक व अर्धायुकाल में संबंध k बराबर 0.6932 अपॉन टी बाई टू, ठीक ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए तो जो अर्धायुकाल होता है वह समानुपाती होता है प्यारे बच्चों a के। अभी जब इसका व्यंजक निकलवा देंगे तो आप लोग इसको भी समझ लीजिएगा। चलो यहां पर एक समीकरण लिखा गया है ना, समीकरण लिखा गया है प्यारे बच्चों dx अपॉन dt बराबर a की पावर 0, a की पावर 0, तो आपसे पूछ रहा कोटि, कोटि होता है प्यारे बच्चों घात, कोटि होता है क्या घात, जितनी घात लगी हो वही कोटि है। तो यहां पे कोटि कितनी लगी है प्यारे बच्चों, 0 लिखी है, 0, तो यहां पे कोटि का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अगला पेज देखते हैं हम लोग। अगला पेज क्या है प्यारे बच्चों, कह रहा है k बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग 10 a अपॉन a माइनस समीकरण किस कोटि का पालन करता है ना, किस कोटि का पालन करता है, तो प्यारे बच्चों प्रथम कोटि का पालन करता है, अभी हमने पढ़ा। अगला क्वेश्चन पूछा है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व वेग स्थिरांक, वेग व वेग स्थिरांक का मान समान होता है, तो भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व वेग स्थिरांक का मान समान होता है, ठीक है। चलो भाई अगला है ना, क्या कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी की है ना टी बाई टू समानुपाती होगा a की पावर
जीरो, क्योंकि आप जानते हैं प्रथम कोटि के जो अभिक्रिया का अर्धायु काल है वह पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो जीरो मान लो, ए की पावर जीरो, तो एक कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध भाग पूर्ण करने में लगा समय जो अर्ध आयु काल होता है वह पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। क्या है प्यारे बच्चों? पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, तो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? हाँ प्रहलाद दे दो, क्वेश्चन नंबर बोलो, कौन सा कह रहे हो, है ना, क्वेश्चन नंबर बोलो प्यारे बच्चे, कौन सा कह रहे हो, ठीक है ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? तो मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स होगा। अगला कह रहा है वेग स्थिरांक का ताप बढ़ाने पर क्या होगा? तो भैया वेग स्थिरांक का यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बढ़ जाएगा। अच्छा, शून्य कोटि के लिए वेग और वेग स्थिरांक समान होता है? नहीं प्यारे अभिनंदन कुमार, शून्य कोटि के लिए नहीं होता है ना, शून्य कोटि के लिए नहीं होता। अच्छा, पांचवा नंबर, नहीं पांचवा प्रथम कोटि के लिए होगा प्यारे बच्चों, है ना। प्रा का मतलब प्रारंभिक ये है ना, प्रारंभिक। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, बस ये 5 क्वेश्चन और बचे हैं, देखो समझ लो प्यारे बच्चे क्या बोल रहा है। H2 प्लस Cl2, ये समीकरण ही आपसे कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट समझिएगा प्यारे बच्चों, ये सीधे सीधे समीकरण पूछ लेता है। H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है प्यारे बच्चों? शून्य कोटि की अभिक्रिया है। क्या है प्यारे बच्चों? शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अच्छा, हम देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। अगला, ठीक है, कह रहा किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की अभिक्रिया, किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है प्यारे बच्चों, ये गलत छप गया है ना, किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, ये गलत है। चलो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, ये थोड़ा सा गलत है, ये हम आपको पहले बताते रहे, ये गलत क्वेश्चन है। अगला कह रहा अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक ताप, दाब, सांद्रण आरहेनियस समीकरण के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई ए अपॉन आर टी। अच्छा, ये शून्य कोटि होगा, चलो कोटि, ठीक ना। अच्छा, हम चेक कर लेते हैं भैया, वेग स्थिरांक का मात्रक अगर शून्य कोटि के लिए 1 माइनस 0 इंटू लीटर n माइनस 0 इंटू सेकेंड इनवर्स, यह आ जाएगा मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, ये बनता है शून्य कोटि के, प्रथम कोटि के लिए। हाँ सही कह रहे हो, ठीक ना। कैसे पता चलेगा कि कौन सा? चलिए ये वाला क्वेश्चन हम कल क्लियर करके बता देते हैं प्यारे बच्चों। ये वाला क्वेश्चन हम चेक कर लेंगे, है ना, ये वाला क्वेश्चन हम चेक कर लेंगे, तब हम आपको बता देते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक ना। ये वाला क्वेश्चन हम कल चेक कर लेंगे, थोड़ा सा बता देंगे। तो आज हम 3 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े, ठीक ना। ये वाला क्वेश्चन हम चेक कर लेंगे, इसको हम कर लेना चेक, इसको हम चेक कर लेंगे तब हम आपको बता देंगे। बाकी इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, कैसे पता चलेगा शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, हम चेक कर लेंगे तभी हम आपको क्लियर कर देंगे। अब एक बच्चा पूछ रहा है कैसे पता करेंगे किस कोटि का अभिक्रिया है, तो ये वाला फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, चाहे जिस कोटि का मात्रक निकालने के लिए कहेगा उस कोटि का मात्रक निकाल सकते हो, ठीक ना। चलो, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों कल ये क्लास हम लगभग आपका खत्म कर देंगे, तो आप लोग तैयार एकदम बढ़िया तरीके से रहिए। आर्हेनियस समीकरण भी हमको पढ़ना है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट समीकरण और इंपॉर्टेंट डिफिनीशन पढ़नी है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव, कल क्लास ये खत्म हो जाएगा। तो चलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा प्यारे बच्चों, जरूर बताओ आप सब।
डेरिवेशन नहीं लिखना प्यारे बच्चों, ठीक ना। डेरिवेशन में लैंग्वेज नहीं लिखना, जैसे बताया वैसे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, जो आपको क्वेश्चन बताया जाए उन पर विशेष फोकस करते रहिए प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखिएगा, मन लगाकर अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा। तो मिलते हैं कल फिर नई क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे। और सुनिए, एक बात तो बताना भूल ही गए, आज शाम को क्लास है प्यारे बच्चों केमिस्ट्री वाली यूट्यूब पर, जो उपसा संयोजी यौगिक का इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच चुका था, आज वाली क्लास में करा देंगे, ठीक ना। तो सभी प्यारे बच्चे जरूर जुड़िएगा और अच्छे से उस क्लास को कीजिएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।